आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग का एक नया सीरीज शुरू हो रहा है जिसका नाम है भारत में शासन, विधि तथा लोकनीति। ये लोकनीति होता क्या है तो मैं बता दूं कि जैसे कि जो मंत्रिमंडलीय अर्थात कैबिनेट के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा या फिर जुडिशरी के द्वारा जो लोगों के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है और लागू की जाती है तो उसे हम लोकनीति कहते हैं। जैसे कि मान लो कि एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आ गया, सिटीजन चार्टर हो गया है, शिकायत निवारण प्रणाली हो गया, ओम्बुड्समैन हो गया, लोकपाल एवं लोकायुक्त हो गया है। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से लोकनीति कहलाती। इसी तरीके से जैसे कि नीति आयोग है, आवास के संदर्भ में जो लोकनीति बनाई जाती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास शहरी या फिर ग्रामीण में जो बनाई जाती है, स्वास्थ्य के संबंध में जो लोकनीति बनाई जाती है, पेयजल के संदर्भ में जो लोकनीति है, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में जो लोकनीति है। ऐसे ही जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, शिक्षा का अधिकार है, आरटीई, लोकनीति की निगरानी और मूल्यांकन से संबंधित तमाम चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो आज के सीरीज का जो हम लोग इसमें लगभग 25 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आज के सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कैसे हुआ था। तो देखिए यहाँ पे नीति आयोग का गठन जो हुआ था, इसका ऑप्शन दिया है कि इसका गठन संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा हुआ था। बी है इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा हुआ था। और इसका गठन भारत सरकार के कार्यपालक आदेश द्वारा हुआ था। और डी है इसका गठन योजना आयोग के आदेश के द्वारा हुआ था। देखिए हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग को 2015 में इसे समाप्त कर इसी की जगह पर नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा हुआ था। और इसका मतलब ये हुआ कि ये संसदीय अधिनियम के तहत नहीं है, तो ये एक आयोग है, एक एक्ट नहीं है। तो जो एक्ट होते हैं वो संसदीय अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन ये एक आयोग है, तो इसका गठन केंद्रीय जो कैबिनेट होती है उसके संकल्प द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि ये प्रश्न में नहीं आया है, कि मतलब ये नहीं थी। तो क्या है कि गर्भवती महिला भोजन की हकदार होगी। बी है राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य हेतु कुटुंब की सबसे प्रौढ़ महिला कुटुंब की मुखिया होगी। सी है गर्भवती महिला मातृत्व लाभ के रूप में न्यूनतम 6,000 प्राप्त करने की हकदार होगी। और डी है गर्भवती महिला आंगनबाड़ी में निःशुल्क जांच की हकदार होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि गर्भवती महिला आंगनबाड़ी में निःशुल्क जांच की हकदार होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देखिए लिखा कि निम्नलिखित में से किन सूचनाओं को बिना किसी अपवाद के सूचना का अधिकार अर्थात आरटीआई अधिनियम से छूट प्राप्त है। तो कुछ कथन है, वैसी सूचना जो सरकारी विभाग की वित्तीय जवाबदेही को संदर्भित करेगी। दूसरा है कि कैबिनेट बैठक में विचार विमर्श से संबंधित सूचना, बिल्कुल सही है। देखिए ये इसमें ये भी आरटीआई के तहत छूट है, नहीं आता है, ये भी आरटीआई में नहीं आता। जो कैबिनेट की जो बैठक होती है वो गोपनीय रखी जाती है। और तीसरा कि वैसी सूचना जो किसी जांच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा कि जजों की नियुक्ति से संबंधित न्यायिक प्रलेख, ये भी हो जाएगा। तो ये देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा अर्थात चौथा और सभी ये चारों के चारों जो कथन है, ये सारे के सारे सूचना के अधिकार अधिनियम से छूट प्राप्त है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। तो इसमें है पहला केंद्रीय वित्त मंत्री। देखिए केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं ये जीएसटी परिषद में शामिल हैं, ये बिल्कुल शामिल है। दूसरा है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं है। राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी जीएसटी परिषद में शामिल है। तो 1 और 3 ये तीनों शामिल हैं। तो आगे देखते हैं,
वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। तो ये भी जीएसटी की परिषद में शामिल है। और लास्ट है कि भारत सरकार के वित्त सचिव। देखिए ये वित्त सचिव जीएसटी में शामिल नहीं होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो 1, 3 और 4 ये शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की परियोजना अर्थात परियोजनाएं नहीं हैं। तो दर्पण है, प्रगति है, सागर है और जीवन प्रणाल है। तो यहाँ पे जो दर्पण है ये भी हो जाएगा, प्रगति है ये भी हो जाएगा, सागर है ये सागर बिल्कुल नहीं होगा, जीवन प्रणाल ये हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तीसरा तो नहीं है लेकिन ऑप्शन में दिखा है कि कौन नहीं है, तो सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 सागर जो है नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कथन से संबंधित है। तो ये कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन ये है कि स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे एमडीजी के केंद्रीय मुद्दे हैं। तो बिल्कुल सही है, ये एमडीजी के केंद्रीय मुद्दे हैं, तो ये सही हो जाएगा। और कारण है कि एमडीजी के 8 लक्ष्यों में से 3 लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा, और जो आर है ये ए का सही व्याख्या भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची से संबंधित प्रश्न है, जिसमें सूची 1 में सूचकांक दिया गया है और सूची 2 में मंत्रालय या फिर आयोग दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। सूचकांक, सुशासन सूचकांक, तो जो सुशासन सूचकांक है ये हो जाएगा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण सूचना सूचकांक, तो ये हो जाएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, तो इसका हो जाएगा 4। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, तो इसका हो जाएगा नीति आयोग से संबंधित हो जाएगा। और एनएफएसए हेतु राज्य रैंकिंग, तो हो जाएगा उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन करें ये तीसरे से संबंधित हो जाएगा। तो इस तरह देखा जाए ए का 2 हो जाएगा और 2 का 4, 3 का जो 1 हो जाएगा और डी का जो है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बन रहा है इसका सही का वो ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित रिपोर्टों को अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। देखिए इसको अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। शासन में नीति शास्त्र अर्थात नैतिकता दिया गया है, लोक व्यवस्था दिया गया, स्थानीय शासन दिया गया, संकट प्रबंधन दिया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक क्रम से अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे संकट आ जाएगा, संकट प्रबंधन, संकट प्रबंधन पहले। फिर आ जाएगा कि लोक शासन में नीति, शासन में नीति, फिर हो जाएगा लोक स्थानीय शासन, फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा लोक व्यवस्था। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका ऑप्शन बनेगा कि 4, 1, 2 और 3, ये इसका सीरीज बन रहा है। तो देखते हैं इसका सीरीज में कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए जो शासन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करते हैं। तो देखिए इसका क्रम हो जाएगा दिया है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, विल्सन ब्लोवर संरक्षण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम। तो इसका जो अगर क्रम से देखा जाए तो पहले नंबर पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये पहले पे आ जाएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। फिर आ जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, ये दूसरे पे आ जाएगा। फिर हो जाएगा सूचना का अधिकार जो 2005 में बना था, ये तीसरे पे आ जाएगा। और फिर लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम जो आया था ये चौथे पे आ जाएगा। फिर विल्सन ब्लोवर संरक्षण अधिनियम ये हो जाएगा 5वें नंबर पे। तो इसमें अगर हमारा देखा जाए तो 3, 5, 4, 1, 2 ये सीरीज बन रहा है। तो अर्थात
देखा जाए इसका ऑप्शन में 3, 5, 4, 1, 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 10 से लेकर के 14 तक निम्नलिखित गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमको पहले गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, फिर 10 से लेकर के 14 तक प्रश्नों की संख्या को उत्तर दिया जाएगा। फिर आप देखिए पढ़ते हैं कि भारत में लोक नीति परिवर्तन की स्थिति में है। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर विभिन्न कर्ताओं की बढ़ती भूमिका के साथ नीतिगत प्रक्रियाओं के स्वरूप में नाटकीय परिवर्तन आया है। इन बहुविध विचारों पर ध्यान देने की पैरवी की जाती है जिनका शासन प्रक्रियाओं में अभ्युदय रहा है। यह तर्क दिया जाता है कि सिविल सोसाइटी और नागरिकों के बीच संवाद के लिए गुंजाइश उत्पन्न करना आवश्यक है। शोध और नीति के बीच अधिक मजबूत संबंधों की मांग उतनी ही बढ़ती गई है जितनी कि नौकरशाही को पेशेवर बनाने के लिए लोक नीति की शिक्षा को मुख्य धारा में लाने की मांग की जा रही है। नए विमर्शों का अभ्युदय हुआ है जो नीतिगत विकल्पों को आकार देते हैं। फिर भी अनेक विमर्श शब्दाडंबर और दिखावे तक सीमित रह गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शहरीकरण जैसे जननांकीय प्रवृत्तियों और वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन जैसी प्रवृत्तियों के अभ्युदय ने लोक नीति और शासन की रूपरेखा को पुनर्परिभाषित किया है, जिसने नीति निरूपण के साथ साथ शासन के उपयुक्त रूपों में बहस को जन्म दिया है। शासन संसाधनों के आवंटन में नियंत्रण और प्राधिकार के इस्तेमाल के समस्त तरीकों को संदर्भित करता है। इस प्रकार शासन के मुद्दे उन प्रक्रिया और तंत्रों के साथ नज़दीकी से जुड़े होते हैं जिनके माध्यम से जनता संसाधनों तक पहुंच कायम करती है। इसके बावजूद उन्होंने संसाधनों के उपयोगकर्ताओं पर नियंत्रण में किस सीमा तक सुधार किया है। यह प्रश्न विवादास्पद है। यह प्रायः राज्य और सिविल सोसाइटी के बीच संबंधों के बदलते नियंत्रण के बारे में प्रयासों का एक प्रश्न रहा है, जबकि नीतियां निचले स्तर पर प्रबंध क्षमता के निर्माण में सफल रही है। यह समझा जाता है कि भारतीय संदर्भ में और वैश्विक स्तर पर शासन और सरकार के बीच फासला बढ़ा है। राज्य के अतिरिक्त कर्ताओं ने संसाधनों के आवंटन में नियंत्रण और प्राधिकार के इस्तेमाल में बृहत्तर भूमिका प्राप्त की है। नीति निर्माण का बिंदुपथ राज्य से अन्य कर्ताओं की ओर खिसका है। बाजारों और सिविल सोसाइटी ने स्वयं अपने लिए बृहत्तर गुंजाइश पैदा की है। स्थानीय और वैश्विक स्तरों पर अन्य कर्ताओं के बृहत्तर प्रभाव के कारण राज्य की सत्ता कम हुई है। नव उदारवाद और सुशासन ने राज्य, बाजारों और सिविल सोसाइटी के बीच के संबंधों में परिवर्तन किया है। नव उदारवादी प्रतिमान की नींव अकुशल राज्य के आख्यान पर आधारित थी, जबकि नव उदारवादी प्रतिमान अपनी सेवा प्रदायगी के प्रावधान में गरीबों के बहिष्करण के कारण आलोचना का शिकार हुए हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 10 है, तो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है और कह रहा कि के कारण शासन और सरकार के बीच फासला बढ़ा है। तो किसके कारण शासन और सरकार के बीच का फासला जो बढ़ा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि संसाधनों के आवंटन में अधिक कर्ताओं का सम्मिलन के कारण। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संसाधनों के आवंटन में अधिक कर्ताओं का सम्मिलन जो होता है के कारण शासन और सरकार के बीच फासला बढ़ा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासन के बारे में सही नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शासन के बारे में सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नियंत्रण और प्राधिकार का इस्तेमाल तो बिल्कुल ये है, ये तो सही है। राज्य और सिविल सोसाइटी के बीच संबंधों की अनुपस्थिति, तो यही इसका नहीं हो पाएगा। तो देखिए संसाधनों का आवंटन है, ये भी है। जनता की संसाधनों तक पहुंच के मुद्दे हैं, ये भी हो जाएगा। और पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया है यही नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है जो लोक नीति और शासन को पुनर्परिभाषित करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़े हैं कि देखिए लिखा है कि शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी बहस के मुद्दे, तो देखिए ये भी इसका सही हो जाएगा। फिर दिया कि शासन के रूपों पर बहस, ये भी सही हो जाएगा। शब्दाबंद और दिखावे की परिस्थिति ये नहीं रहेगी। राज्य की स्वतंत्रता को मजबूत करने भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे 1 और 2 जो ये परिभाषित करते हैं कि लोक नीति शासन को पुनर्भाषित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 और 2 अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कथन और अभिकथन से संबंधित है। देखिए कि कथन ये है कि नौकरशाहों को पेशेवर बनाने के लिए लोक नीति की शिक्षा आवश्यक है, बिल्कुल सही है ये। फिर दिया कि लोक नीति की शिक्षा के लिए शोध और नीति निर्माण प्रक्रिया में मजबूत संबंध आवश्यक है, तो भी सही है। और इसका सही व्याख्या इसका है भी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन में जो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी कथन अभिकथन से संबंधित है। यहाँ पे देखते हैं कि अभिकथन ये है कि नव उदारवादी प्रतिमान की नींव, नव उदारवादी प्रतिमान की जो नींव है अकुशल राज्य के आख्यान पर रखी गई थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सही हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर दिया कि नव उदारवादी प्रतिमान प्रकृति में समावेशी है। उपयुक्त कथनों के आलोक में इनमें से सही उत्तर चुनिए। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा ऑप्शन, तो सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका के अगुआ अर्थात पथ प्रदर्शक थे। जनहित याचिका के जो अगुआ या फिर पथ प्रदर्शक जो थे तो वो है न्यायमूर्ति S.N. बनर्जी, ये भी नहीं है। न्यायमूर्ति P.N. भगवती, तो P.N. भगवती ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बनाने में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था। तो देखिए यहाँ पे ज्या द्रेज है, अरुणा राय है, मेधा पाटकर है और बाबा आमटे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ज्या द्रेज, इसका उत्तर ज्या द्रेज इसका सही हो जाएगा। जो मनरेगा को बनाने में अर्थात जब इसका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बनाने में निम्नलिखित में से जो योगदान दिया था वो है ज्या द्रेज। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक चार्टर आंदोलन के लिए मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन एक सिद्धांत नहीं है। नागरिक चार्टर आंदोलन, ये नागरिक चार्टर जो आंदोलन के लिए जो मूल रूप से बनाए गए सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चुनाव, मूल्य, जवाबदेही और मात्रा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मात्रा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेराल्ड लासवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति चक्र की 5वीं अवस्था है। हेराल्ड लासवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति चक्र की 5वीं अवस्था है। तो यहाँ पे देखिए संवर्धन है, आह्वान है, अनुप्रयोग है और बुद्धि है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान से संबंधित है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान से संबंधित जो मंत्रालय हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए जल शक्ति मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो होता है वो होता है स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या फिर आयोग
सुशासन सूचकांक से संबंधित है। तो सुशासन सूचकांक से संबंधित है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और नीति आयोग। तो नीति आयोग ये बहुत अभी नई है, लेकिन यहाँ पे मंत्रालय जो आयोग है वो सुशासन सूचकांक से संबंधित है। तो जो सूचकांक इस तरीके से निकालता हुआ होता है कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से जनहित याचिका PIL के बारे में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा कि जो कथन है सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि केवल पंजीकृत नागरिक समाज कार्य केवल पंजीकृत नागरिक समाज संगठन PIL लिखित दाखिल फाइल कर सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकता। PIL अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है जी। PIL अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल, ये भी सही है, संविधान में हम लोग पढ़े हैं। फिर यहाँ पे है कि PIL को दाखिल करने के लिए कोई कोर्ट शुल्क फीस नहीं लगाया जाता। तो देखिए ये गलत है, शुल्क को तो ज़रूर लगता है। तो यहाँ पे जो पहला है और ये लास्ट है, ये इसका गलत हो जाएगा। बाकी ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही, और ये गलत हो जाएगा। और पूछ रहा कि जो नहीं है तो ये 1 और 4, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 1 और 4, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दिया कि वर्ष 2019 में RTI अधिनियम में दिए गए संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो देखिए यहाँ पे जो है इन चारों कथनों में से कौन से कथन जो सही है इसी को बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला है कि 5 वर्ष की निश्चित अवधि में अब आयुक्त का पद सरकार की इच्छा अर्थात कृपा पर निर्भर करेगा। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 10 से अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्त हो सकते हैं, जब बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब लिखा कि अब आयुक्त के वेतन एवं भत्ते की सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बिल्कुल नहीं, संसदीय अधिनियम के द्वारा सब चीज़ होता है। अब मुख्य सूचना आयुक्त की सेवानिवृत्ति हेतु 62 वर्ष की होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए ये जो सही है, ये जो है वेतन भत्ता सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, तो ये सही हो जाएगा और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसका जो 1 है और 3 है यही कथन सही हो जाएगा। तो देखते हैं 1 और 3 जो कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन C इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए ये 23 नंबर वाला जो प्रश्न है, ये 2 कथन दिए गए हैं और देखना है कि इस कथन में से कौन से कथन सही है। तो लिखा कि नीति अर्थात पॉलिसी, एजेंडा अर्थात कार्यसूची उन सभी राजनीतिक मांगों का योग होता है जिसे लोगों अथवा समूहों द्वारा नीति अर्थात एजेंडे में लाए जाने के लिए प्रयास किया गया होता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये राजनीतिक दल द्वारा ये सब चीज़ बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर अगला है कि कथन तो है कि नीति अर्थात पॉलिसी एजेंडा उन मांगों से बना होता है जिन पर विचार हेतु नीति निर्माण सहमत होते हैं, नीति निर्माण सहमत होते हैं। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, अर्थात कथन जो 1 है ये गलत है और कथन 2 जो है इसका सही हो जाएगा। तो ये कथन 1 गलत और कथन 1 गलत और कथन 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो ये D इसका सही उत्तर हो जाएगा, D राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची से संबंधित है, सूचीबंद या योजना, सूची 2 दी है मंत्रालय। तो यहाँ पे चलिए मिलान करते हैं। उज्ज्वला, तो उज्ज्वला जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है, ये हो जाएगा 3। सौभाग्य योजना, तो ये विद्युत मंत्रालय से संबंधित है, ये विद्युत मंत्रालय से तहत ये निःशुल्क बिजली कनेक्शन के इस तरीके से व्यवस्थाएं थी। C है अटल पेंशन योजना, तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय से संबंधित, ये पेंशन से संबंधित है। तो और D है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम,
तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय से। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो बन रहा है ए का 3, फिर बी का 1 और सी का 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए एक भ्रम है, जो ये भ्रम न हो इसलिए यहाँ स्पष्ट कर देना है कि भारत सरकार द्वारा उज्ज्वला नाम से 2 भिन्न भिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। पहली जो उज्ज्वला योजना है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत, तथा अन्य दूसरी जो उज्ज्वला योजना है वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ जो ये प्रश्न दिया गया है तो इस प्रश्न को हम लोग क्रम से लगाएंगे कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित भ्रष्टाचार विरोधी कदमों उपायों को कालन क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन, दूसरा काला धन अर्थात अज्ञात विदेशी आय पर परिसंपत्ति तथा कर अधिरोपण अधिनियम, सी है, डी है, तीसरा है धन शोधन निवारण अधिनियम, और 4 है बेनामी समव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम। तो ये कितने तरीके से ये जो भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को उपाय से संबंधित कुछ अभिसमय अनुसमर्थन तथा अधिनियम जो बने थे इनको हमको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पे हमारा आ जाएगा बेनामी समव्यवहार अधिनियम, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। चौथा पहले नंबर पे चला जाएगा। फिर दूसरे पे आ जाएगा धन शोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम। फिर आ जाएगा तीसरे पे भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ये तीसरे पे आ जाएगा। और जो लास्ट में आ जाएगा ये चौथा काला धन, ये काला धन वाला ये चौथे पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बन रहा है पहले नंबर पे आ जाएगा अर्थात 4, 3 और 2, ये हमारा बन रहा है। तो 4, 3 पहले नंबर पे 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। तो चलिए इस सीरीज का आज का जो पहला सेट है, इस पहले सेट में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को हल किया। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।